नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। आज का हमारा वीडियो है एसएससी जीडी 2024 नई भर्ती को लेकर 2023 में आयोजित एसएससी जीडी परीक्षा के कुल 76 शिफ्ट का प्रश्न पत्र का हल हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आज है वीडियो नंबर 32। इससे पहले हम लोग 31 पेपर कर चुके हैं मेरे भाई। प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहाँ से देख लेना जो भी आज नए और पहली बार चैनल से जुड़े हैं मेरे भाई, ठीक है। और देखो भाई, जीके का जो सेक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी जीडी के लिए, क्योंकि यहाँ बच्चे का नंबर कम आता है, ठीक है। तो आज हम लोग वीडियो में बात करेंगे 24 जनवरी 2023 के चौथे शिफ्ट के प्रश्न पत्र का हल देखने वाले हैं इस वीडियो में। और एक भाई मुझे बार बार बोल रहा था कि सर जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं तो उसका ऑप्शन डिस्कशन भी करते रहिए जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है, ठीक है मेरे भाई। आज से आपका ऑप्शन डिस्कशन भी कराने वाला हूँ, तो ध्यान रखिएगा। जो 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक का वीडियो था, इसमें ऑप्शन को डिस्कस किया था मैंने। अब देख रहा था कि बार बार वही ऑप्शन डिस्कस करना पड़ रहा है, इसलिए उसको थोड़ा बंद कर दिया था, लेकिन फिर से हम शुरू कर रहे हैं। जब मेरा भाई बोल दिया तो एकदम बिल्कुल मैं ऑप्शन को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग शेयर करते रहिए, ठीक, और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को पहुँचाते रहिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो के नीचे जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, जो आपको कहना है वो हमसे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। मजा लेके चल जाता है, सब्सक्राइब करता ही नहीं है। करिए सब्सक्राइब, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एकदम लाल बटन दबाइए, एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब। पहला प्रश्न पूछा गया कि मैक्सिको के बैले फोकलोरिको के लिए कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया। तो कोरियोग्राफी में स्वर्ण पदक जीता है मृणालिनी साराभाई ने। याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मृणालिनी साराभाई ने बैले फोकलोरिको के लिए कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, मृणालिनी साराभाई का संबंध कोरियोग्राफी से तो है ही, साथ में भरतनाट्यम नृत्य से भी इनका संबंध है मेरे भाई, याद रखना। और यह पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तो तमिलनाडु का है मेरे भाई, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। अब आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं। मेरे भाई बायो से प्रश्न है, तो याद रखना एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीव को बहुकोशिकीय कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। बहुकोशिकीय बोलते हैं एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीव को। अब बहुकोशिकीय में कुछ एग्जाम्पल आपको देख लेना है, जैसे मनुष्य, हमारा शरीर जो है बहुकोशिकीय मिलकर बना है, बहुत सारी कोशिका से मिलकर बना है। जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब आपके बहुकोशिकीय हो जाएंगे। यहाँ आपको ऑप्शन नंबर 4 में एक कोशिकीय दिख रहा है, यानी वह जीव जो केवल एक कोशिका से मिलकर बने हैं उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। और एक कोशिकीय का उदाहरण आप बैक्टीरिया को ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को मिलता है, ठीक है। बैक्टीरिया कैसा है, तो एक कोशिकीय है। अब आइए अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है। इसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा, हरियाणा दिख रहा है। तो मेरे भाई गोवा में गेहूं उत्पादन नहीं किया जाता है। गोवा किस लिए प्रसिद्ध है, तो घूमने के स्थान के लिए यह प्रसिद्ध है, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है गोवा, याद रखिएगा। सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में उत्पादन होता है मेरे भाई, याद रखना। सबसे ज़्यादा प्रथम स्थान पे आता है पंजाब आता है। पंजाब में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है भारत में देखा जाए तो, ठीक है। राज्यों में देखा जाए तो कितने प्रतिशत होता है, यह भी पेपर में एक बार पूछा गया है, बिहार के पेपर में, ठीक है। तो 40% पंजाब का जो गेहूं है भारत में प्राप्त गेहूं का से तुलना करें तो 40% केवल पंजाब में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। और पंजाब को क्या बोला जाता है, भारत की रोटी की टोकरी, यानी पंजाब क्या है मेरे भाई, भारत की रोटी की टोकरी, क्योंकि यहाँ पर गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है और गेहूं से रोटी बनता है मेरे भाई, तो याद रखना, ठीक है। अब आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1877 में वायसराय लिटन ने रिक्त स्थान को भारत की साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। देखो मेरे भाई, जो 1877 था उस समय वायसराय लिटन था भारत का, और यह किसके साम्राज्ञी के रूप में स्वीकार करने के लिए दरबार का आयोजन किया था, तो महारानी विक्टोरिया इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति और कार्य प्रणाली से संबंधित है।
तो ये हो जाएगा मेरे भाई भाग 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग 5 हमारा राइट आंसर होगा मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। अच्छा, कुल भाग अभी वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में 25 भाग है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। ये पॉइंट आपसे सवाल में पूछा जा सकता है। कुल अनुसूची कितनी है? तो 12 अनुसूची है मेरे भाई, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रियंका गांधी वाड्रा नवंबर 2022 में पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई? यानी भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी जो वाड्रा 2022 में पहली बार कब जुड़ी थी? तो और कहाँ जुड़ी थी? तो मध्य प्रदेश में जुड़ी थी मेरे भाई, ठीक है। एमपी में इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया था। कौन? प्रियंका गांधी। अगला प्रश्न देखो, आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखितों में से कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है? तो मोरल सुएसन जो आपको दिख रहा है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर 2, यानी आरबीआई के मोरल सुएसन मौद्रिक लिखितों में से प्राकृतिक गुणात्मक है। याद रखिएगा, प्राकृतिक गुणात्मक क्या है मेरे भाई? तो मोरल सुएसन। अगला प्रश्न, अच्छा, आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आरबीआई के कमेंट बॉक्स में छापिए तो आरबीआई के वर्तमान अध्यक्ष का नाम, और वह किस क्रम पे है, किस क्रम पे है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स का नेतृत्व करने वाली पहली महिला महानिरीक्षक का नाम क्या है? तो एनी अब्राहम, बस आपको याद रखना है नाम इनका मेरे भाई, ठीक है, एनी अब्राहम हो जाएगा। कार, कपड़े, चॉकलेट जैसी वस्तुएं जो सीधे उपभोक्ताओं को बेची जाती हैं वह क्या कहलाती है? तो मेरे भाई वह कहलाती है निजी वस्तुएं, याद रखना, ठीक है। कार, कपड़ा हो, चॉकलेट हो जैसे वस्तु जो सीधे उपभोक्ता को बेची जाती है उसे निजी वस्तु कहते हैं मेरे भाई, याद रखना है। आ जाओ अगले प्रश्न पे। भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीता? तो जो 36वां संस्करण हुआ भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 में, तो इसमें महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक कांस्य पदक जीता। अब बताओ ये कितना महत्वपूर्ण सवाल है। कांस्य पदक से सवाल पूछा गया है और किसने जीता है? तो महाराष्ट्र जीता है, जो 2022 में 36वां संस्करण हुआ था राष्ट्रीय खेल का। थोड़ा सा अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है तो याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश से मेरे भाई सर्वाधिक गोल्ड जीता है, सर्वाधिक गोल्ड जीता है मेरे भाई उत्तर प्रदेश, याद रखना, ठीक है। गोल्ड कौन जीता? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक। बच गया क्या? रजत पदक जीत गया, सिल्वर बच गया। सिल्वर कौन सबसे अधिक जीता? तो मेरे भाई हरियाणा जीता था सिल्वर सर्वाधिक अधिक, याद रखना। तो इस प्रकार से अगर सवाल पूछा जाता है तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने पड़ेंगे कि उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गोल्ड जीता, हरियाणा सर्वाधिक सिल्वर जीता और महाराष्ट्र जो है सर्वाधिक कांस्य पदक जीता है। आ जाओ अगले प्रश्न पे। भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल रिक्त स्थान ही कर सकता है, तो इसका सही उत्तर तो राष्ट्रपति होगा, क्योंकि भारत में आपातकाल कौन लगा सकता है? केवल राष्ट्रपति। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। राष्ट्रपति से आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है 3 जो सेना है हमारी, इन तीनों के क्या होते हैं? ये सेनापति होते हैं मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न, सुमंग लीला उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो सुमंग लीला उत्सव मनाया जाता है मणिपुर में मेरे भाई, ठीक है। तो आपका सही उत्तर होगा मणिपुर। अब उत्सव की बात आई है तो बिहार का याद कर लीजिए, छठ पूजा, छठ पूजा। असम में बिहू 3 प्रकार के मनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है मेरे भाई। झारखंड का इम्पोर्टेंट 2 त्यौहार है जो बार बार पेपर में देखने को मिलता है, तो सरहुल और आपके एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। और एक सोहराय भी याद रखिएगा, यह भी आजकल पेपर में देखने को मिल रहा है। तो झारखंड का सरहुल और सोहराय हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। रिक्त स्थान दिया, वेद चारों वेदों का सबसे छोटा है, यह हिंदू परंपरा में एक दिव्य स्थिति रखता है और धुनों और मंत्रों का आग्रह, तो यह हो जाएगा सामवेद मेरे भाई, ठीक है। सामवेद को ही संगीत का वेद भी बोला जाता है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। सामवेद को संगीत का वेद भी बोला जाता है, याद रखना। तो राइट आंसर हमारा सामवेद हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन है? तो ऋग्वेद है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और 4
वेद कौन कौन होते हैं? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। अगला प्रश्न, पुराण कितने होते हैं मेरे भाई? पुराण होते हैं 18, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहते हैं? यानी पश्चिम बंगाल में जब गरज के साथ भारी वर्षा होने लगती है तो इस घटना को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। और यह पेपर में घूम घूम के आया हुआ है। आपके एमटीएस में तो मैंने देखा कितना बार यह प्रश्न को पूछा गया है कि काल बैसाखी कहाँ का है, तो पश्चिम बंगाल का है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। और गरज के साथ भारी वर्षा जब होती है तो उसको काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, ठीक। कोई दिक्कत? ये लू जो आपको दिख रहा है ये उत्तर भारत में, जैसे उत्तर प्रदेश बिहार ये सब हमारे उत्तर भारत में आते हैं, तो यहाँ लू बोला जाता है जो गर्म हवा चलती है गर्मी के मौसम में, ठीक है ना। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में बताते रहना है मेरे भाई, ठीक है। देखो जैसे ही मेरा भाई बोला कि सर आप डिटेल्स में लाइए, हम डिटेल में लेकर आ गए हैं, तो आप लोग को भी अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। भामा कल्पम किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य नाटिका है? ये जो भामा कल्पम है यह किस नृत्य से जुड़ी है? तो कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ी है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। भामा कल्पम का संबंध किस नृत्य से? तो कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। सत्रिया आपको दिख रहा है, सत्रिया जो है असम का है। ओडिसी ओडिशा का है। और आपको लास्ट में जो मोहिनी अट्टम दिख रहा है यह कहाँ का है? तो केरल का है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को कितने वर्ष पूरे किए? ये जो 25 सितंबर 2022 को मेक इन इंडिया जो है मेरे भाई कुल 8 वर्ष पूरा किया, ठीक है। और 2023 25 सितंबर को 9 वर्ष पूरा कर लिया मेक इन इंडिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 8 वर्ष, क्योंकि 2022 तक पूछा है। अब आपसे 2023 तक पूछता है तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 9 वर्ष हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में एकदम बिल्कुल रखना है, ठीक है। अच्छा ये कब लाया गया था? तो याद रखिएगा 2014 में लाया गया था मेक इन इंडिया को, ठीक है ना। अगले प्रश्न की देखते हैं। देखो मेरे भाई अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले रिक्त स्थान है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। यह प्रश्न केवल 1 से 2% ही बच्चे इसका आंसर दे पाए थे मेरे भाई, ठीक है, जब ये पूछा गया था। इसका सही उत्तर होगा टांकना हो जाता है। क्या होता है मेरे भाई? टांकना होता है मेरे भाई, याद रखना, ठीक है, टांकना, ठीक। इस प्रश्न को थोड़ा एक बार और रीडिंग कर लेंगे, ठीक है। अपने 2 सेकंड का समय देते हैं, इसको पढ़ लीजिए एक बार फिर से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? टांकना हो जाएगा। चले अगले प्रश्न पे। सोल्डरिंग तो समझ में करते हैं आप लोग क्या होता है, वेल्डिंग भी आप लोग समझते हैं, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। वयस्क साक्षरता दर की गणना करते समय किस आयु और उससे अधिक लोगों को शामिल किया जाता है? तो 15 वर्ष मेरे भाई, ठीक है। वयस्क की श्रेणी में कहाँ से शुरू हो जाते हैं लोग? तो 15 साल जिनका उम्र हो गया उनको वयस्क की श्रेणी में रख दिया जाता है और उनका गणना साक्षरता के लिए किया जाता है, वोटिंग नहीं कर सकते। साक्षरता में आपको 15 साल से काउंट किया जाना शुरू हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। साक्षरता गणना जब होता है ना कि कितना साक्षर है, तो उसमें 15 साल से ऊपर के बच्चों को देखा जाता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 15 वर्ष। अच्छा जनगणना के बारे में हम वीडियो कराए हैं ना, जिनको भी जनगणना से प्रॉब्लम है, एक वीडियो मैंने अंकित भाटी सर के किताब से करा रखा है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा, पूरा डिटेल्स में कराया है, ठीक है। एक भी लाइन नहीं छोड़ा है मेरे भाई जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सारे प्रश्न मैंने करा रखा है। तो आपके लिए वो वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आ जाओ अगले प्रश्न पे। भारत में रिक्त स्थान पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण क्या था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। अभी कल ही हम लोग देख रहे थे पंचवर्षीय योजना, उसमें देखे थे राष्ट्रीय विकास परिषद की जो गठन है 1952 में इसकी स्थापना कर दी गई थी मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम
अनुमोदन प्राधिकरण कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसकी स्थापना 1952 में किया गया था। तो देख लो, पंचवर्षीय योजना से प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। अब नहीं देखते हो और जब एग्जाम में आ जाएगा तो फिर खुद समझते रहना मेरे भाई, ठीक है? फिर मत बोलना कि हमको नहीं पढ़ाया गया पंचवर्षीय योजना। अंतिम सवाल हमारा है और अंतिम सवाल अर्जुन पुरस्कार से समाप्त होगा। यानी अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से होने वाली है? तो मेरे भाई 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अच्छा, अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो पहलवान, लिख देते हैं, पहलवान गुरबचन सिंह रंधावा मेरे भाई, याद रखना, ठीक है? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई और सबसे पहले किसको अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो पहलवान गुरबचन सिंह रंधावा को यह अवार्ड अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। और अभी मोहम्मद